हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा लेबर लॉ, कोड है 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके 12 क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन आपके कराता हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एडवांस या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका उद्देश्य है को अच्छे से करना और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन्हीं वीडियो को करा रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका पेपर 85% टू 95% यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके जो आने की जो संभावनाएं रहती हैं, जो नंबर 10 में आने की संभावनाएं इसकी 50% रहती हैं और नंबर 20 में आने की संभावनाएं इसकी 70% रहती हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो कभी कभार ये दोनों ही फॉर्मेट में आ जाता है, 10 नंबर में भी और 20 नंबर में। कभी कभी यह नंबर 5 में भी आ जाता है, वेरी शॉर्ट में। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना पर एक लेख लिखिए। ये जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो भविष्य निधि होती है, भविष्य निधि, इसमें क्या होता है, मालिक और कर्मचारी। मालिक का मतलब आप समझ लेना, कोई भी कंपनी, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ध्यान रखना, प्राइवेट, सरकारी, ठीक है, राज्य से हो या केंद्र से हो या कोई अन्य संस्था हो, ठीक है, जहां से भविष्य निधि या पेंशन मिलने की संभावना हो, ठीक है। भविष्य निधि को समझेंगे। इसमें मालिक और श्रमिक यानी जो कर्मकार होता है, ठीक है, कोई भी कर्मकार ले लो, जब कार्य करते हैं तो श्रमिक की कुछ प्रतिशत यानी कुछ प्रतिशत आय का, जो उसकी कुल मंथली जो एक महीने की इनकम होती है, उसका कुछ परसेंट काटा जाता है और उतना ही परसेंट, जितना काटा जाता है उतना ही परसेंट मालिक मिलाता है, उतना ही परसेंट, ठीक है, उतना प्रतिशत यानी कंपनी मिलाती है, मालिक यानी कंपनी मिलाती है। जब इन दोनों को एकत्रित कर दिया जाता है, यानी मालिक यानी कंपनी का प्रतिशत और श्रमिक का प्रतिशत, दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अब रिटायरमेंट पे है तो उसको एक मुश्त यानी एक साथ धन दे दिया जाता है, यानी धन निधि दे दी जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं भविष्य निधि योजना, सही है। पेंशन में क्या होता है, जब व्यक्ति इसी प्रकार से उतना ही कंपनी मालिक मिलाएगा, यानी कंपनी मिलाएगी, उतना ही प्रतिशत व्यक्ति की इनकम से प्रति मंथ काटा जाएगा और उसको फिर जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसे किस्तों में पेंशन के रूप में देंगे, ठीक है। कैसे, किस्तों में पेंशन के रूप में देंगे। तो इसके क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो आप एक साथ पैसे को ले लो, ठीक है, वो हो गई भविष्य निधि, और मंथली किस्तों में जो आती है उसको हम कहते हैं पेंशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा मोटा मोटी। हालांकि पढ़ने के लिए और समझाने के लिए इसका एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, और उसे करने के लिए कम से कम 2 से 3 आवर चाहिए, लेकिन हमने मोटे तौर पे आपको समझाया है। आगे चलते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना पर एक लेख लिखिए। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 5 के अनुसार केंद्रीय सरकार को प्राधिकृत करती है, मतलब केंद्रीय सरकार को अधिकार देती है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत कौन, धारा 5 केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि इस धारा के अंतर्गत भविष्य निधि की प्रस्थापना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तैयार करे। यह योजना उन कर्मचारियों व संस्था पर लागू होगी जिसका उल्लेख किया गया हो। मतलब इस प्रकार की जो भविष्य निधि है, ये जो योजना है उन पर लागू होगी जो केंद्र सरकार निर्धारित करती हो। भाई ये थोड़ी है कि प्राइवेट कंपनी पेंशन थोड़ी देंगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एक साथ आपको भविष्य निधि थोड़ी देंगी। तो जहां पर ये निर्धारित किया जाए राज्य या सरकार द्वारा, सरकारी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, जो निर्धारित किया जाए। इस योजना के तैयार होने के बाद शीघ्र अधिनियम व योजना के अनुसार एक निधि की स्थापना की जाएगी। देखो इस बात को समझना, इस योजना के तैयार होने के बाद शीघ्र या तो तुरंत अधिनियम व योजना के अनुसार एक निधि की स्थापना की जाएगी। आगे समझते हैं। धारा 5 के अधीन इस निधि को केंद्रीय बोर्ड में निहित का मतलब होता है स्थापित करना या सौंपा जाएगा। धारा 5 के अधीन इस निधि को केंद्रीय बोर्ड में सौंपा जाएगा तथा उसी बोर्ड का नियंत्रण रहेगा। किसका? केंद्रीय बोर्ड का। जो भविष्य निधि बनाई जाएगी या जो कार्य किए जाएंगे उस पर केंद्रीय बोर्ड का क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा। एक बात याद रखना, देखो पेंशन तो राज्य स्तर पर भी मिलती है और केंद्रीय स्तर पर भी मिलती है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बात कही गई है, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, सरकारी हो, सरकारी में राज्य या केंद्रीय होती हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी ऐसी होती हैं जो फंड, बोनस, ठीक है, या कुछ ऐसी होती हैं जो खेल से संबंधित होती हैं, सांस्कृतिक संबंधित होती हैं या कला से संबंधित होती हैं। ऐसी कंपनियां भी आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 के अधीन केंद्रीय बोर्ड में सौंपा जाएगा और उसी का उस पर नियंत्रण रहेगा। आगे देखते हैं। भविष्य निधि के लिए अभी तक हमने क्या देखा था? भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 5 के अनुसार। अब देखेंगे भविष्य निधि के लिए अंशदान, धारा 6 के अनुसार। नियोजक यानी मालिक द्वारा इस निधि में अदा की जाने वाली धनराशि बुनियादी मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता की 8.33% होगी और कर्मचारी द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि नियोजक के अंशदान के बराबर होगी। यदि कोई कर्मचारी ऐसी इच्छा करता है तो वह यह अंशदान उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई हो तो के 8.33% से अधिक धनराशि इस शर्त के साथ होगी कि नियोजक इस धारा के अधीन अपने देय अंशदान से और अधिक अंशदान देने के लिए बाध्य नहीं होगा। देखो पहले इस बात को समझो, नियोजक द्वारा इस निधि में अदा की जाने वाली धनराशि बुनियादी मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्राधिकरण भत्ता की 8.33% होगी। मतलब मालिक जो है 8.33% मजदूरों से काटेगा जो उनकी आय होगी, ठीक है। और कर्मचारी द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि नियोजक के अंशदान के बराबर होगी। जो नियोजक अंशदान करेगा, भाई अभी मैंने क्या बताया था, इतनी ही तो श्रमिक की काटी जाएगी। अगर समझो, एक बात समझो, ये श्रमिक की ली
8.33% आय, ठीक है। इतनी ही आय अंशदान के रूप में मालिक देगा, ठीक है। मालिक यानी सरकार जो भी हो वो देगा, और उसको मिलाकर या तो पेंशन बनेगी या भविष्य निधि बनेगी। समझ गए। यदि कोई कर्मचारी ऐसी इच्छा करता है कि तो वह यह अंशदान उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता के 8.33 से अधिक धनराशि इस शर्त के साथ होगी कि नियोजक इस धारा के अधीन अपने देय अंशदान से और अधिक अंशदान देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यहां पे क्या बोला है, ना तो वो किसी को बाध्य कर सकता है और ना ही वो किसी पर जबरदस्ती कर सकता है, ठीक है। जितनी वो श्रमिकों से काटेगा 8.33%, इतना ही वो स्वयं उसमें ऐड करेगा। कौन? मालिक। दूसरी बात यहां पर इस प्रकार से ले सकते हो, श्रमिक अपना भत्ता उतना ही कट पाएंगे जितना कि मालिक अपना अंशदान देगा, ठीक है। कैसे भी समझ सकते हो। आगे चलते हैं। पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि। पेंशन कालिक तौर पर तब तक मिलती रहती है जब तक पेंशनर जीवित रहता है, जबकि अंशदायी भविष्य निधि का भुगतान केवल एक बार सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। देखो, इस बात को मैं सबसे पहले समझा चुका हूं। पेंशन किस्त तौर पर हमें हर महीने प्रति माह हमको प्राप्त होती रहती है। भविष्य निधि हमें एक साथ हमको रिटायरमेंट पर या हमारी सेवा समाप्ति पर हमें मिल जाती है। पेंशन एक अधिकार अवश्य है लेकिन निरपेक्ष अधिकार नहीं है, जबकि अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने अंशदान की राशि के साथ उतनी ही राशि नियोजक की ओर से मिलाकर पाने का हकदार होता है। देखो यहां पर क्या बोला है, पेंशन एक अधिकार अवश्य है लेकिन निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अब एक बात सपोज करो, व्यक्ति एक तो है पेंशन वाला व्यक्ति और एक है भविष्य निधि वाला व्यक्ति, भविष्य निधि वाला, ठीक है। दो चीज समझना, एक पेंशन और एक भविष्य निधि। यहां पर ए व्यक्ति है, रिटायर हुआ, उसकी उम्र जो भी रही हो, अपनी उम्र पे रिटायर हुआ। चलो हम 65 लेते हैं, 65 की उम्र में रिटायर हुआ और उसे 20 लाख रुपए मिले। कितने? 20 लाख एक मुश्त उसे मिल गए। अब यहीं पर एक व्यक्ति को ले लो, एक व्यक्ति बी है और ये रिटायर हुआ 60 की उम्र में ले लो या 65 की उम्र में ले लो, ठीक है। दोनों में से कोई सी उम्र ले सकते हो, 60 या 65। और इसकी जो पेंशन है इसकी आय से ज्यादा, मतलब ज्यादा तो हो नहीं सकती है। जैसे इसे 60,000 रुपए मंथली मिलते थे, अब इसकी जो पेंशन है कम हो जाएगी। सपोज करो इसे 30,000 पेंशन मिल रही है, ठीक है, हर महीने। भाई ये व्यक्ति कितने दिन जिएगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है ये रिटायरमेंट के 2 दिन बाद खत्म हो जाए, 2 माह में खत्म हो जाए, 5 वर्ष में ही खत्म हो जाए। तो घाटे का सौदा किसका रहा? इसका रहा। लाभ का किसका रहा? इसका रहा। क्योंकि ये 20 लाख का एक साथ अपना कोई व्यापार कर सकता है, कोई कारोबार कर सकता है, और ये क्या है, ये डिपेंड रहेगा और इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, ये कभी भी चल सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, पेंशन एक अधिकार अवश्य है लेकिन निरपेक्ष अधिकार नहीं है, जबकि अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने अंशदान की राशि के साथ उतनी ही राशि नियोजक की ओर से मिलाकर पाने का हकदार होता है। इसमें भविष्य निधि में क्या है कि भाई जितना मैंने आपको दिया है, आपके मतलब अपने पैसे से कटौती कराई है, जितना मेरा ब्याज लगाकर बैठ रहा है उतना ही मुझे पैसा आप ब्याज लगाकर और मिलाकर दोगे, ठीक है। नियोजक प्रत्येक कर्मकार की मूल मजदूरी से औसतन 8.33% राशि लेगा। साथ ही नियोजक स्वयं भी समान प्रतिशत राशि कर्मकार के खाते में जमा करेगा।
जिसे पेंशन का अंशदान में पेंशन या अंशदान यानी भविष्य निधि में दिया जाएगा। देखो यहां पर क्या बोला है, प्रति माह है। सपोज करो को हम देखो मोटे तौर पर समझ रहे हैं, ठीक है, 8.33% तो है ही है। अगर 10 रुपये श्रमिक अपनी मजदूरी में से, एक माह की मजदूरी में से 10 रुपये कटवाता है, ठीक है, उसकी आय कितनी है 100 में से वो महीने में लेता है सिर्फ 90 रुपये, 10 रुपये वो जमा करता है मालिक के पास, ठीक है। और इस प्रकार से समझना, उसने 12 महीने जमा किए तो 12 महीने के 120 रुपये हो गए। हम 1 वर्ष का ले रहे हैं ना, 1 वर्ष जमा किए तो 120 रुपये हो गए, और 120 रुपये की प्लस ब्याज मान लो 30 रुपये, चलो ब्याज लगा लो, तो कितने हो गए 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये ही मालिक इसे मिला कर देगा, ठीक है। 120 रुपये तो वर्ष के हिसाब से और 30 रुपये ब्याज के हिसाब से, यानी इसे 150 ये देगा, तो टोटल कितने मिलेंगे 300 रुपये। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। जितना श्रमिक कटवाएगा अपनी आय में से उतना ही मालिक यानी सरकार मिलाकर उसे देगी। लेकिन राजपत्र सूचना द्वारा 8.33% को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसको भी देखो, मैंने भी एग्जाम्पल लिया था, हम जो पढ़ रहे थे 8.33%, लेकिन इसको भी कम या ज्यादा किया जा सकता है राजपत्र द्वारा। धारा 7 कहती है, धारा 7A के अनुसार सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कोड डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अथवा कोई रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, देखो यहां पर मैंने कोड बोल दिया था, ये कोई है, ठीक है, सॉरी। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कोई डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अथवा कोई रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा संयोजन के किन्हीं उपबंधों के अंतर्गत किसी मालिक से सौद्ध राशि तय कर सकता है। इसके लिए वह ऐसी जांच चला सकता है जैसा कि भी वह अनिवार्य समझे। आगे चलते हैं। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने यहां पे देखे हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंटल फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस प्रकार की जांच पड़ताल कर सकता है, ठीक है। किसके लिए भाई, कितना फंड कट रहा है, कितना मिलाकर दे रहे हैं, क्या भविष्य निधि दी गई है, क्या वो सही दी जा रही है, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, उन सब की जांच पड़ताल कर सकता है। जांच अधिकारी जांच हेतु वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न मामलों की बाबत किसी बात का परीक्षण करने के लिए एक न्यायालय को प्राप्त है। अभी हमने क्या बोला था, धारा 7 के अनुसार कमिश्नर, डिप्टी प्राइवेट फंड कमिश्नर, रीजनल प्राइवेट एंड प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये क्या है, जांच कर सकती हैं। लेकिन ये जांच कैसे कर सकती हैं, जैसे दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जा रही हो। नंबर 1, किसी व्यक्ति को हाजिर व शपथ पर परीक्षा करना। दूसरा, दस्तावेजों की खोज पेशी की अपेक्षा करना। नंबर 3, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना। नंबर 4, गवाहों की जांच हेतु कमीशन जारी करना। ऐसी जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 तथा दंड प्रयोजनों के लिए भारतीय, देखो जांच यहां पर ये चीज देख लेना, जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर की जाएगी। लेकिन जो दंड है, दंड प्रयोजन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 196 यानी 196 के अंतर्गत
एक न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। जांच 193, 228 और दंड 196। इस चीज को और देख लो, किसी व्यक्ति को हाजिर व शपथ पर परीक्षा करना, यानी कि उसको बुलाकर निर्धारित करना। दस्तावेजों की खोज, भाई कागजों को देखभाल करना, कागजों की जांच पड़ताल करना। पेशी की अपेक्षा करना कि भाई उसे बुलाओ, देखेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे। शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना, यानी गवाहें बुलाना या दस्तावेजों को दिखाना। गवाहों की जांच हेतु कमीशन जारी करना। अब जो गवाह आ गए हैं, कमीशन के द्वारा उनसे जांच पड़ताल करना। और ये आगे मैंने आपको बता ही दिया है, आगे चलते हैं। किसी मालिक से दे रकम वसूल करने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का सही अवसर न मिले हो। दोबारा समझ लो, किसी मालिक से दे रकम वसूल करने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मालिक को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का सही अवसर न मिले हो। इस धारा में दिया गया आदेश अंतिम होगा और वह किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा। ये जो आदेश है, ये जो हमने पढ़ा है, ये आदेश अगर दिया गया है तो ये अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोष की सुरक्षा धारा 10 के अनुसार 10 की उपधारा 1 10 उपधारा 1 इसमें कहा कि ऐसा धन कुर्की नहीं होगा, न ही सौंपा जाएगा। देखो इसको देखना, कोष की सुरक्षा, कौन से कोष की सुरक्षा? जो व्यक्तियों के फंड से, बोनस से काटी गई है और प्लस उसमें सरकार या मालिक ने उसको मिलाया है, ठीक है, जो भविष्य निधि बनेगी या जो पेंशन के रूप में दी जाएगी, ठीक है। इन दो को कोष की सुरक्षा धारा 10 के अनुसार, धारा 10 उपधारा 1 में कहा कि ऐसा धन कुर्की नहीं होगा, नहीं सौंपा जाएगा। अगर कहीं कोई छापा पड़ता है या कोई बात होती है, धन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो इस धन की कुर्की नहीं होगी और ना ही इसे सौंपा जाएगा। ये क्या है? एक प्योर पैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपधारा 2, ये 10 की उपधारा 2 है और पॉइंट नंबर कितना है? दूसरा है। और समझा देता हूं आगे आपको। पॉइंट नंबर 1 है, धारा 10 की उपधारा 1 है। पॉइंट 1 धारा 10 उपधारा 1। पॉइंट नंबर 2 है, धारा 10 है, उपधारा 2 है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि कोष धन राशि के नाम से निकाली होगी, ऐसे ऋण वगैरह से भारित नहीं होगी जो कर्मचारी ने मृत्यु से पहले लिया था। और ये जो भविष्य निधि होगी ये बिल्कुल स्वच्छ होगी, इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण या टैक्स बाकी या बकाया नहीं रहेगा। जो उसने जीते जी अपने जीवन काल में, अपनी कार्यकाल में, जो श्रमिक काल था उसका, उस समय उसने ली थी कर्ज के रूप में, उससे क्या रहेगी? बिल्कुल स्वच्छ रहेगी। जो कर्मचारी ने मृत्यु से पहले लिया था तथा इस निधि में उसके नाम से निकलने वाली संपूर्ण रकम उस व्यक्ति को मिलेगी जिसको उसने अपनी मृत्यु से पहले इस हेतु नामांकित किया था। देखो इसमें हमने दो बात पढ़ी हैं। धारा 10 में, धारा 10 और धारा 10 की उपधारा 1 में हमने क्या पढ़ा है? ऐसा कोष मतलब ऐसा धन ना तो कुर्की होगा और ना ही जब्त होगा किसी भी संस्था द्वारा, ठीक है। उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कहती है कि ये जो धन दिया जाएगा, चाहे वो भविष्य निधि हो या पेंशन हो। बात करते हैं भविष्य निधि की पहले।
जो भविष्य निधि है ये बिल्कुल क्या होगी, स्वच्छ होगी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी के समय पे कोई कर्ज लिया था, ठीक है, तो उससे काट पीट करने के बाद उसे जो शेष दिया जाएगा वो भविष्य निधि होगी और इसमें किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होगा, पहले ही काट लिया जाएगा, इसे तो एक मुफ्त भविष्य निधि दी जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी कारण से भविष्य निधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर जाता है या मृत्यु हो जाती है तो ये जो भविष्य निधि है उसके उत्तराधिकारी यानी परिवार के किसी सदस्य को मिलेगी या उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका जो मृत्यु हुई है उस व्यक्ति ने जिसका नामांकित किया है कि मेरे मरने के बाद मेरा नॉमिनी जो होगा, मेरा पुत्र होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा भाई होगा या मेरी मां होगी, उस व्यक्ति को दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात तो आप समझ रहे होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना, अब बात करते हैं पेंशन योजना की। अभी हम बात कर रहे थे भविष्य निधि की। धारा 6 के अनुसार केंद्रीय सरकार गजट में, गजट का मतलब होता है कोई जब नया नियम पारित होता है या कोई नया नियम बनता है, एक वर्ष में बनता है गजट। केंद्रीय सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निम्न विषयों में प्रावधान करने के उद्देश्य से एक योजना बना सकती है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाएगा। गजट यानी केंद्रीय सरकार कोई भी योजना बना सकती है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाएगा। यानी कि हमने पहले क्या पढ़ा था, इसमें केंद्रीय सरकार धारा 5 के अनुसार कम या ज्यादा कर सकती है या कोई नियमों में फेरबदल कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर यही बोला है केंद्रीय सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, मतलब एक सूचना के द्वारा निम्न विषयों में प्रावधान करने के उद्देश्य से एक योजना बना सकती है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई त्रुटि रहती है आप तुरंत कमेंट करना और मैं आपका 2 या 3 मिनट का और शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं और मुझे भरोसा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।